Hello, young brain. I'm Dr. Mohit Gurjar. Once again, I welcome to you all on my YouTube channel, Extension Chopal. So today we are going to discuss learning, its principle, and the different factors which is affects our learning situation. So keep watching my video, and I'm sure this video will be helpful in your competitive examination and definitely in your professional studies. So keep watching my videos. Let's start the today's session. Well, as you know, today we are going to discuss learning, effective learning situation and factors and various principles of the learning. So we will start with the meaning of learning. What is learning? Most of the psychologists perceive learning as relatively persistent change in individual potential behavior due to experience. Means अगर हम कोई भी individuals के behavior में changes होते हैं through the experience, by the experience, तो experience के थ्रू कोई भी changes होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? That is learning. Means अगर इसके पूरे को sum up कर दिया जाए, that means when our behavior is changed due to our experience, that is known as the learning. उसको हम learning बोल देते हैं. These are the few definitions given by the various scientists. Like first definition given by learning is a process of progressive behavior adaptation that is given by the Skinner. Skinner ने कहा कि जो हमारा कोई भी लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर को अडॉप्ट करने की. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय द लिगन सेज दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन बिकम्स चेंज्ड इन हिज बिहेवियर थ्रू सेल्फ एक्टिविटी. मीन्स लिगन्स ने कहा कि जो भी लर्निंग क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति अपने बिहेवियर में चेंजेस ले आता है बाय सेल्फ एक्टिविटी, अपना इन्वॉल्वमेंट करके. मीन्स सिंपली आपको एक बात क्लियर कर लेनी है, लर्निंग इज एन एक्टिव पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर के एंड पर एक्टिव पार्ट होता है. मीन्स अगर लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लर्निंग नेवर टेक प्लेस, कभी होगी ही नहीं अगर लर्नर आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है. बिकॉज लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लर्नर. ये हमारे लर्नर पर डिपेंड करती है. जैसे हम बोलते हैं ना, टीचिंग कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर. जो हमारी टीचिंग की प्रोसेस होगी वो टीचर पर डिपेंड करेगी, और जो लर्निंग की प्रोसेस होती है कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लर्नर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका. नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय द कॉम्प 1984. लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस. यहाँ पर भी हम क्या करें, हम अपने नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करके. मीन्स अगर इसको अल्टीमेटली सभी डेफिनेशंस को भी सम अप कर दिए तो मीनिंग यही होता है कि हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते हैं ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस, दैट इज कंसिडर्ड एज लर्निंग. द लास्ट डेफिनेशन गिवन बाय एटकिंसन 1993. लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस. जो लर्निंग होती है कैसी होती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, और आता है कैसा है, रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रैक्टिस. जब हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी हैबिट भी बन जाती है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज लर्निंग इन्वॉल्व चेंज में बी गुड, बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. मीन्स जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, चेंज होता है. एवरी लर्निंग प्रोसेस हैज द रिजल्ट ऑफ चेंज. इसमें चेंज होता है हमारे बिहेवियर में. इट मे बी गुड, इट मे बी बैड, इट मे बी फेवरेबल, इट मे बी अनफेवरेबल, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. मीन्स हमारे बिहेवियर में किसी भी टाइप का चेंजेस हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ मीन्स चेंज होता है. नेक्स्ट वन इज द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट. जो हमारा चेंज होता है ये कैसा होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट. अगर आपका कोई भी बिहेवियर में चेंज होता है थ्रू द एक्सपीरियंस, इट शुड बी परमानेंट, नॉट टेम्पररी. टेम्पररी चेंजेस कभी भी हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता है. कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए. इसमें परमानेंसी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट वन, द चेंज मस्ट बी ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस. द चेंज मे बी deliberate and intentional, for better or for worse. To qualify as learning, this must be brought about by experience. Means जो भी चेंज होता है हमारे इसमें कैसे होना चाहिए, by the experience होना चाहिए. In your whenever you are changing your behavior, that means should be based on your past experiences. वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंजेस होना चाहिए. सो एटीट्यूड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिहेवियर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सपीरियंस में बी एक्वायर्ड डायरेक्टली थ्रू प्रैक्टिस और इनडायरेक्टली. जो आपका एक्सपीरियंस होता है आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप गेन, यू कैन गेट डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली मीन्स यू कैन गेट फ्रॉम अनदर वंस एक्सपीरियंस. किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से आप चीजें सीख सकते हैं. मीन इट में भी बोथ टाइप, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग सिचुएशन. व्हाट इज लर्निंग सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग सिचुएशन. एक प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट कर देना. देखो अब सिंपल सी बात करें कि ये लर्निंग सिचुएशन होता क्या है. सिंपल सी बात है, सिचुएशन मीन्स आपको जैसे टीचिंग में हम क्या करते हैं, टीचिंग मीन्स होता है, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए सिचुएशन इन विच समथिंग न्यू कैन बी लर्न. एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देना
जिसमें कुछ नया सीखा जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लर्निंग सिचुएशन क्या होगी, लर्निंग सिचुएशन जितनी ज़्यादा आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, सिस्टमेटिक होगी, मीन्स डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें जिसके बारे में भी हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो अगर सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी तो वहाँ पर लर्निंग अच्छे से होगी, अदरवाइज लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर an effective learning experience can only be had in a well structured and skillfully executed learning situation. मीन्स आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उसके लिए, और देन एग्जीक्यूशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देखो आपके पास प्लानिंग है बट एग्जीक्यूशन नहीं है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। मीन्स प्लानिंग के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके पास एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Well, now we will discuss about the various elements of effective learning situation. हमारी effective learning situation के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि अगर हम टीचिंग स्टार्ट करना, if you want to start a teaching process, so how many elements are required, तो कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ओनली 3 एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज टीचर, सब्जेक्ट मैटर एंड द लर्नर। देखो हमारे पास 3 होने चाहिए, सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एंड देन द लर्नर होना चाहिए। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो हम कहीं भी कोई भी टीचिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर बात हम इफेक्टिव की करेंगे, जब भी हम बात करेंगे इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन, तो वहाँ पर हमारे 2 एलिमेंट बढ़ जाते हैं, जैसे टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग इक्विपमेंट्स एंड द फिजिकल फैसिलिटीज। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशंस एलिमेंट, ठीक है। तो आपको नंबर्स में पता होना चाहिए, नाउ योर एग्जाम इट मे बी आस्क्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स इज देयर। तो आपको पता चल गया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग इक्विपमेंट एंड फिजिकल फैसिलिटी एंड द learner. I have put the learner in centered. That means you should understand. आपको पता चल जाना चाहिए कि लर्नर को मैंने सेंटर्ड में क्यों रखा है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। इसके पीछे रीजन ये है कि ये पूरी जो प्रोसेस होती है हमारी लर्निंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली हैंडल्ड बाय द लर्नर। अगर आपका लर्नर ठीक नहीं है, लर्नर नहीं लर्न करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके टीचर, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग इक्विपमेंट्स, फिजिकल फैसिलिटीज कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बेटर हो, तो इनसे कोई ज़्यादा इंप्रेशन या फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक कि आपका लर्नर ठीक नहीं होगा। तो जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करती है, लर्नर पर, बिकॉज लर्नर हैविंग द सेंटर्ड पोजीशन इन द इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन। ये सेंटर्ड पोजीशन में देखो सब एरोज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबको सेंटर कर रहे हैं लर्नर को, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 1 by 1 कि आपका लर्नर कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर किस टाइप का होना चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, टीचिंग इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए। इन सबको हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लर्नर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लर्नर कैसा होना चाहिए आपका, पर्सन हु वांट्स एंड नीड टू लर्न इज द लर्नर। जो भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है जो लर्न करना चाहता है, जिसको नीड है, वो क्या होता है, हमारा लर्नर होता है। लर्नर शुड बी, लर्नर कैसा होना चाहिए, बी कैपेबल ऑफ लर्निंग, वो कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। हैव नीड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफर्ड, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको ऑफर की जा रही है उसके लिए नीडी होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी लर्नर हमारा नीडी नहीं होगा, बेसिकली एक्सटेंशन की भी अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन ऑलवेज जो वर्क करता है किस पे करता है, एक्सटेंशन ऑलवेज वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। अगर नीड एंड इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिवली आप चीज़ें करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका लर्नर है उसका नीडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लर्नर को ज़रूरत नहीं है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं होगा तो वहाँ से लर्न नहीं करेगा। तो दैट्स वाई इट शुड बी नीडी। बी एबल टू यूज इन्फॉर्मेशन वंस इट इज गेन, वो इतना एबल होना चाहिए अगर उसने एक बार कोई भी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लिया देन उसको दोबारा कहीं पर इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन द टीचर, teacher also playing a very important role in the process of effective learning situation. C is extension agent who imparts training and motivates the learner. यानी कि जो भी टीचर है हमारा एक्सटेंशन वर्कर, इनका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। और ये हमारे लर्नर्स को, फार्मर्स को क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं टू डू द समथिंग बेटर। और नाउ यू कैन सी he not only knows what to teach but also knows how to teach. मीन्स जो भी हमारे टीचर होते हैं उनको ये भी पता होता है कि हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, दोनों पता होता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बिकॉज हाउ टू टीच ऑलवेज वी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लर्नर्स। जो भी हाउ टू टीच मीन्स मोड ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या रखना है आपको, ये हमेशा कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ लर्नर्स पर या कैंडिडेट्स पर।
उनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। सपोज यू हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट लिसनर्स या ऑडियंस, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं आप। बट अगर आपके जो भी ऑडियंस है, आपके लर्नर्स है, वो क्या है, हाईली एजुकेटेड है, तो यू कैन गो विद एनी काइंड ऑफ विजुअल एड्स, कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स को यूज कर सकते हैं आप उसमें, चाहे आपका नॉन प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड है, एनी काइंड ऑफ मीन्स आपको नेचर के बेसिस पर डिफाइन देखना पड़ेगा कि किस टाइप से क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए आपके टीचर के पास, हैव ए क्लियर कट एंड पर्पसफुल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के, जो भी क्लियर कट एंड पर्पसफुल ऑब्जेक्टिव उनमें क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वन, नोज द सब्जेक्ट मैटर एंड हैव इट वेल ऑर्गेनाइज, जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है उसने क्लियरली उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो उसको। Be enthusiastic interest about the learners and the subject matter, means it's again important कि कोई भी आपका एक्सटेंशन वर्कर है या फिर आपका टीचर है, उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उसको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो वो कैसे इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा, तो इसलिए उसके इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बी एबल टू कम्युनिकेट एंड स्किलफुल इन यूजिंग टीचिंग एड्स, जो भी हमारा एक्सटेंशन वर्कर हो या टीचर हो, उसको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उसके पास, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। और दूसरा, उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें उनके लिए फेमिलियर होना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बी एबल टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जो भी हमारे पीपल्स हैं, फार्मर्स है, लर्नर्स हैं, उनको एनकरेज करने वाला होना चाहिए, उसमें एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उनको एनकरेज कर दे, मोटिवेट कर दे फॉर द पार्टिसिपेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्ट मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर हमें हमेशा डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द फार्मर्स या लर्नर्स व्हाटएवर, उनकी नीड क्या है, उसकी नीड के बेसिस पर आप कंटेंट कोई भी रेडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको प्रॉपरली उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर नीड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं तो कंटेंट भी आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा फिर। तो इसलिए पर्टिनेंट टू द लर्नर्स नीड, फर्स्ट पॉइंट वही आ गया आपका, ये पर्टिनेंट टू द लर्नर्स नीड, जो भी हमारे लर्नर्स की नीड है उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। द कंटेंट या यू कैन से द सब्जेक्ट मैटर शुड बी सेटिस्फाई द नीड ऑफ द लर्नर्स, जो भी उसकी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, यू कैन से एप्लीकेबल टू देयर रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि जो भी आपने सीखा है उसको, जो भी आप सीख रहे हैं लर्निंग फेज में आप, तो वो कैसा होना, एप्लीकेबल होना चाहिए कि उसको कहीं जाकर अप्लाई भी कर सके अपने रियल लाइफ में, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट वन, वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड लॉजिकली एंड क्लियरली, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर हो वो कैसा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और जिसको लॉजिकली प्रेजेंट, क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो सबको समझ में आए, या प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका कंटेंट, ठीक है, योर कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेबल, कंसिस्टेंट विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए, ठीक है। आपके सारे जो भी ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में आपने डिसाइड किए आफ्टर द नीड आइडेंटिफिकेशन। And the next one, challenging, satisfying and significant to the learner. Your subject matter should be satisfying and challenging to the learners. जो भी हमारे learners हैं उनके लिए satisfying होना चाहिए, significant होना चाहिए, challenging होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगा, creative नहीं होगा, तो उनका interest develop नहीं हो पाएगा उसमें। Now the next one, teaching materials and also you can say teaching equipments, जो भी आपके teaching equipments आप use करने वाले हैं effective learning situation में, वो कैसे होना चाहिए। These are the appropriate instructional material, equipments and aids, जो भी आप एड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको यूज़ करने वाले हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, सुटेबल टू द सब्जेक्ट मैटर एंड फिजिकल सिचुएशन, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको सूट करने वाला होना चाहिए। सपोज यू आर यूजिंग द स्लाइड पीपीटी, अगर पीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास प्रोजेक्टर का होना जरूरी है, मीन्स एज पर योर कंटेंट, तो आपके पास टीचिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एडिकेट इन क्वांटिटी एंड अवेलेबल इन टाइम, जो भी प्रॉपर होने चाहिए आपके पास क्वांटिटी में, अगर आपको 2 की जरूरत है तो 2 होने चाहिए, 3 की जरूरत 3 होने चाहिए, मीन्स अवेलेबिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और इन टाइम होनी चाहिए। स्किलफुली यूज्ड, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाना चाहिए, आना चाहिए, मीन्स उसको कर पाए। ऐसा भी नहीं कि हमने रखा तो प्रोजेक्टर में चलाना ही नहीं आता है तो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा, तो मीन्स उसको स्किलफुली यूज किया जाए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिजिकल फैसिलिटीज, यू नो फिजिकल फैसिलिटीज मीन्स that is all about our surroundings, that what we have in our physical environment। हमारे physical environment में किस टाइप का है, वहाँ पर physical facilities क्या है, like air pollution and water, light, chair etc, जो भी हमारी सारी चीज़ें किस में आती है, physical facilities में आती है। If you have a good kind of chair, तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं उस पर, अगर आपके पास अच्छी चेयर है, अच्छी लाइट है, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मीन्स हमारे फिजिकल इन अदर वर्ड यू कैन से, अगर नॉइज फ्री आपका इन्वायरमेंट है तो वहाँ पर लर्निंग अच्छे से हो जाएगी, पीसफुल इन्वायरमेंट अगर है तो अच्छे से हो जाएगी। अगर जस्ट अपोजिट होगा तो वहाँ पर लर्निंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए ये आपका फिजिकल फैसिलिटीज होती है कि आपके पास
सारी चीजें कैसी हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स की अगर नंबर्स में से पूछा जाए तो कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? 11 प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्निंग। देयर इज 11। कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन दोनों याद कर सकते हैं आप। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज आल्सो 11, वो भी 11 ही होते हैं हमारे पास अगर नंबर में पूछा जाए आपसे। नाउ यू कैन सी द प्रिंसिपल आर जनरलाइज्ड गाइडलाइन विच फॉर्म द बेसिस फॉर टेकिंग एक्शन। आई थिंक मैनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल की प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। प्रिंसिपल्स क्या होता है? जनरलाइज्ड गाइडलाइन होती है, ऑन द बेसिस वी कैन फॉर्म आवर एक्शन, जो भी हम एक्शन ले सकते हैं उसके बेसिस पर ना। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एज यू कैन सी वर्ड से थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है कि एसोसिएशन में किसी चीज के साथ में ऐड हो जाना, जुड़ जाना, किसी चीज के एसोसिएट हो जाना, ठीक है। लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूस। जो लर्निंग हमारी क्या होती है? ग्रोथ लाइक होती है, और ये क्या होती है? कंटिन्यूस चलती रहती है, लाइफ टाइम प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। And for example, you can see if the farmer have obtained profitable return by the application of nitrogenous fertilizer, they may be motivated to use balanced fertilizer containing phosphate, potash for still higher return. अगर सपोज करिए कि किसी फार्मर ने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को यूज किया, उससे बेटर रिजल्ट्स मिले, तो डेफिनेटली ही विल बी मोटिवेटेड टू यूज द बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, जिसमें क्या होगा? आपका पोटाश भी है और फॉस्फोरस भी है, उसको भी मोटिवेट होगा। मीन्स अगर हमें किसी एक चीज से जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं उससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं, तो हम उसको दूसरी चीज में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड वन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। माय टाइम आई हैव सेड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, कि आपको क्या करना है कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, व्हाई यू आर चूजिंग दिस, व्हाई यू आर चूजिंग दैट, तो ये आपको पता होना चाहिए आपने चूज क्यों किया है। ठीक है, अगर आपको अपनी चीजों में क्लैरिटी नहीं होगी, सपोज फार्मर को ये नहीं पता कि वो फसल क्यों उगा रहा है, तो क्या वो कर पाएगा? अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसको क्लैरिटी होना चाहिए कि इससे मेरी फैमिली का काम चलेगा, मैं कुछ इनकम जनरेट कर पाऊंगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स की लाइफ में भी उसको पता होना चाहिए कि उसने कोई कोर्स अगर ऑप्ट किया है तो किस बेसिस पर किया है, क्यों किया है। अगर ये क्वेश्चंस आपके पास हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड मीनिंगफुल टू द लर्नर्स। अगर ये हमारी जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे या फिर लर्निंग सिचुएशन हमारी क्या होती है? मीनिंगफुल होती है, तो हम मोटिवेशन ज़्यादा मिल जाता है, हम मोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग। लर्निंग मस्ट मेक सेंस टू द लर्निंग। जो हमारी लर्निंग होती है वो क्या सेंस क्रिएट करती है आप में फॉर द लर्निंग। नेक्स्ट, प्रोग्रेस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली अप्रेज्ड एंड डिटेक्टेड। जो भी आपकी प्रोग्रेस हो कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्पज मस्ट बी केप्ट इन शार्प ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर टू द लर्नर एंड द टीचर। जो भी हमारे कैसे होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए? शार्प होने चाहिए, और मीन्स क्लैरिटी दोनों को होनी चाहिए, टीचर्स को भी एंड लर्नर को भी। दोनों को क्लैरिटी रहेगी मुझे क्या पढ़ाना है और बच्चे को कैसे पढ़ना है। दोनों में अगर क्लैरिटी रहेगी तो वहाँ पर लर्निंग अच्छे से इफेक्टिवली हो सकती है। Now the third one is principle of self-activity. Learning is an active process on the part of the learners. As earlier I said that learning is completely depends upon the learner. जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि लर्निंग जो है लर्नर पर डिपेंड करती है, टीचिंग टीचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या हम लर्निंग की इसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी सेल्फ एक्टिविटी नहीं होगी उसको कोई भी लर्न नहीं करा सकता। As you can see here, the door of the learning is locked on the inside. And unless the learner opens the door himself or herself, learning cannot take place. जब तक कि वो उस डोर को ओपन नहीं करेगा, which is inside the learner, जो inside the learner है उसको ओपन नहीं करेगा, कोई भी उसको समझा नहीं सकता। ठीक है, सपोज क्लास में आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट क्या वो सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। दो चीजें होती है, एक तो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा समझना नहीं चाहता। तो जब तक वो समझना नहीं चाहेगा तब तक उसको कोई समझा नहीं सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटली लर्नर पर डिपेंड है। ठीक है, तो जब तक लर्नर नहीं चाहेगा समझना उसको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट टू द स्पेसिफिक लर्निंग सिचुएशन मस्ट बी यूज्ड। लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी एंगेज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। मीन्स हमारा सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जितना भी ज़्यादा होगा। सपोज जैसे कि हम ऑडियो विजुअल एड्स की भी हम बात करें तो उसमें भी हमारा क्या होता है, हॉट मीडिया होता है एंड कोल्ड मीडिया। हॉट मीडिया मीन्स व्हेन आवर सिंगल सेंसेस इन्वॉल्व, जब हमारा सिंगल सेंस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम सुन ही रहे हैं जस्ट, देख ही रहे हैं जस्ट, जहाँ पर हमारा एक सेंस इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं हॉट मीडिया। व्हेनेवर मोर देन वन सेंस आर इन्वॉल्व दैट इज नोन एज द कोल्ड मीडिया। यानी कि हम पार्टिसिपेशन हम उसमें करते हैं।
ठीक है, आप देख भी रहे सुन भी रहे हैं कि मोर देन वन सेंस आपका इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई आपने देखा होगा बहुत सारी टीचिंग्स में, कोचिंग सेंटर्स में क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखा जाता है, वहाँ पर इसलिए रखा जाता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया जाए, उनको एक्टिव रखा जाए, उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टू लर्न पीपल नीड टू फील द नीड फॉर learning. When this desire exists, the learner will exert a high level of effort. जब आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप अपना हाई एफर्ट्स देते हैं, मीन्स यू गिव्स योर बेटर, आप अपना बेटर देते हैं, उसमें अपने पोटेंशियल जितना भी होता है उसको मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन का इंप्रेशन होता है, और मोटिवेशन बेसिकली आता है कहाँ से? मोटिवेशन इज नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, सपोज आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपको कोई मोटिवेट कर सकता है? नो वन कैन मोटिवेट यू, बिकॉज मोटिवेशन इज नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर। लेकिन अगर आपसे रिलेटेड अगर ये वीडियो है, आपके सब्जेक्ट में आने वाला वीडियो, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि हमारा जो मोटिवेशन होता है कि नीड सेटिस्फाइंग होता है। अगर आपको नीड नहीं होगी तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। अगर आप आईएएस बनना है, आपको कोई मोटिवेट करता है, आपको तभी होता है ना मोटिवेट, क्योंकि आपको आईएएस बनना है। अगर आपको आईएएस बनना ही नहीं है, आपको पीसीएस देना ही नहीं है, यूपीएससी देना ही नहीं है, तो आपको कितना भी मोटिवेट करोगे वहाँ पर लाइफ सेट हो जाएगी, आपको अच्छा कर लेंगे, आप नहीं जाएंगे, बिकॉज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आवर नीड्स। अगर आपको नीड नहीं है तो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। नीड अगर होगी आपको तो कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है कि आप ऐसे कर लीजिए, आपका ऐसा हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट मोटिवेशन इज ए नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। Now the next one, fifth one, is the principle of practice. When the learner actually practice what they have read, heard and seen, they gain confidence and less likely to make error or forget what they have learned. मीन जब बार बार आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एरर्स कम हो जाते हैं आपके, ये ठीक है। जब बार बार आप किसी चीज़ को कहेंगे उसमें परफेक्शन आ जाता है आपसे, और इसके लिए हम जस्ट मैं सिंपली कहूँगा आपको, परफेक्शन कम्स थ्रू द प्रैक्टिस। जो भी हमारा परफेक्शन आता है हमारी किसी भी चीज़ में, वो प्रैक्टिस के थ्रू आता है। जब बार बार आप किसी चीज़ को, एक चीज़ को करते रहेंगे तो उसमें मास्टर बन जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा जो एक जादूगर होता है, मैजिशियन होता है, वो मैजिशियन क्या करता है? टोपी से कबूतर निकाल देगा, कुछ भी कर देगा। दैट मीन्स मैजिशियन क्यों कर पा रहा है? इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उसने 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वट एवर जो भी टाइम लिया है उसने उसमें उसको स्किल्स को जो उसके पास है उसको इतना इंप्रूव कर दिया कि वो जादू लगने लगा, मैजिक लगने लगा है सबको। अदरवाइज सब सामने ही होता है, बट उसमें इतना ज़्यादा स्किल्ड हो गया है, वो इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो गया है कि वो मैजिक जैसे लगता है। बट उसके पीछे का आपको थोड़ा सा देखना है कि उसके पीछे उसने एफर्ट कितने किए होंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें फेल भी होते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपने अगर पढ़ी होगी तो ट्राई करते हैं, फिर एरर होते हैं, फिर देन ट्राई करते हैं, देन एरर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी गलती से सीखते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस। तो आपको समझ में आ गया, परफेक्शन कम्स थ्रू द प्रैक्टिस। तो फिर आप मैजिक करने लग जाएंगे, मैजिशियन बन जाएंगे जब आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। Implication of for teaching course content should be organized into meaningful units. जो भी प्रैक्टिस है आपको करनी है उसमें तो कैसा होना चाहिए, आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और एक मीनिंगफुल यूनिट्स में उसको डिवाइड करना है। थ्योरी शुड बी रिलेटेड टू द प्रैक्टिस। जो भी आपकी थ्योरी जो रिलेटेड टू द प्रैक्टिस, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल करना है, परफॉर्म करना है, थ्योरी आपकी कुछ और पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में कुछ और है, तो क्या होगा, इंटर रिलेटेड अगर नहीं है तो वहाँ पर लर्निंग नहीं होगी। मीन्स आपका थ्योरी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट एक्चुअल यूज सिचुएशन। आपको कभी ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है उनको जैसे कि स्टिमुलेट करते हैं किसी भी एक्चुअल यूज सिचुएशन को, कभी मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन आप उनको प्रोवाइड करें। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपने सुना होगा, OTJ बोलते हैं इसको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मीन्स कोई भी इंसिडेंट है आप हो गया, उसमें आप एम्प्लॉय को अपने जो भी कोवर्कर्स है साथ में लेके गए, बताइए, उनको बोल देते हैं प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ऐसे गेम्स प्लान कर देना कोई भी जो उससे आपके रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हमने एसोसिएशन पढ़ा है तो ये यहाँ पर क्या है, डिसएसोसिएशन। मीन्स आपको समझ में आ गया, एसोसिएशन मीन्स किसी के साथ जुड़ जाना, डिसएसोसिएशन मीन्स किसी प्रैक्टिस या किसी भी थिंग्स के से अलग हो जाना, कोई भी चीज़ उससे अलग हो जाना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, when planting a crop in lines gives better yield, the farmer may advise not to practice broadcasting.
अगर कोई भी फार्मर को आपको लाइन सोइंग करता है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या एडवाइस करेंगे, नॉट टू गो फॉर ब्रॉडकास्टिंग मेथड के साथ नहीं जाना आपको, ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं। स्ट्राइव टू increase pleasant emotions and decrease unpleasant emotions of the student in connection with the learning process। देखो ये क्या करते हैं, स्ट्राइव टू इंक्रीज प्लीजेंट इमोशंस। जब आपके पास प्लीजेंट इमोशंस ज्यादा होंगे, आपके पास फेवरेबल सिचुएशन होती है आपके पास, या डिजायरेबल सिचुएशन होती है, डेफिनेटली अनडिजायरेबल को आप क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उसमें आप उससे जाएंगे। सपोज आपको कोई भी काम करते हैं, आप उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें प्लेजरेबल है सिचुएशन, तो आप अनप्लेजरेबल की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, मीन्स आप उसको क्या कर देंगे, डिसएसोसिएट हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे उस प्रैक्टिस को। तो सिमिलरली हमारे डेली रूटीन में भी होता है। सपोज अब मैं इसको किसी फूड से अगर रिलेट करूँ, कोई फूड आपने खाया, उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या होगा, डिसएसोसिएट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम से उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एसोसिएशन में क्या करेंगे, बहुत टेस्टी लगा तो नेक्स्ट टाइम भी आप उसको रिपीट करेंगे। सिमिलरली हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है, जिस लर्निंग फेज में, जिस लर्निंग प्रोसेस में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर उसमें अच्छा लर्न करते हैं, वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, उसमें कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। एज यू नो, लर्निंग टेक प्लेस मोर इफेक्टिवली व्हेन वन इज रेडी टू लर्न। कोई भी लर्निंग की प्रोसेस तभी अच्छी हो जाती है जब हम पढ़ना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू लर्न, ठीक है, रेडी टू लर्न, जब आप रेडी है किसी काम को करने के लिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली होती है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सेट और एटीट्यूड। एन अनफेवरेबल एटीट्यूड और सेट रिटार्ड लर्निंग, एंड फेवरेबल एटीट्यूड एक्सिलरेटेड। जब आपको किसी भी प्रैक्टिस, किसी भी इनोवेशन के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड क्या होता है, अनफेवरेबल हो जाता है या फिर निगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लर्निंग होगी वो क्या वो रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ पर लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली। बट इन अदर केस, if you are having the positive attitude regarding the any kind of practices, then क्या होगा, लर्निंग विल एक्सेलरेट। यहाँ पर लर्निंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी, और जहाँ पर आपका निगेटिव एटीट्यूड है वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी, दैट मीन्स रिटार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। एज यू नो दैट टाइमिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। अगर टाइमिंग सही नहीं है आपकी, तो फिर बाकी चीजें सारी इक्वल भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स टाइम प्ले रोल एज ए की, ठीक है। Other things being equal, learning take place more readily when there is introduction of a topic skill at a time when it can be used some serviceable manner। Example के लिए देख लेते हैं, when insect have appeared or likely to appear in crop, farmers shall readily learn about the plant production। जब मैंने डिस्कस किया आपसे readiness, वो लर्न तभी करेंगे जब उनको कोई जरूरत दिखाई देगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ का एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन भी, कि कब एग्जीक्यूट करना। सपोज आप फॉर एग्जांपल, व्हेन इंसेक्ट हैव अपीयर्ड और लाइकली टू अपीयर इन क्रॉप्स, फार्मर्स शैल रेडीली लर्न अबाउट प्लांट प्रोडक्शन। जब भी किसी फार्मर्स की फील्ड में कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने वाला है या हो गया है, तो फार्मर को अगर आप प्लांट प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा उसको। अगर उसमें अटैक नहीं हुआ है तो वो समझना जरूरी नहीं समझेगा। तो ये कंप्लीट यू कैन सी इट इज डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। आपकी टाइमिंग क्या है, जैसे हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो सिमिलरली आपका एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है। रबी सीजन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है आपको फार्मर्स को, तो रबी सीजन में होनी चाहिए। अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन को खरीफ सीजन में कन्वे करते हैं तो वो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगी। तो इसलिए टाइमिंग को आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई चीज़ करनी है। सपोज कोई भी कोर्स है आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है, उसी में इंपॉर्टेंस होगा उसका, अगर नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो क्या मीनिंग होगा उसका, कोई मीनिंग नहीं होगा ना, यूजलेस होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इट डज नॉट मेक मच सेंस टू परफेक्ट ए स्किल इन द क्लासरूम एंड देन find that you cannot successfully transfer it to the job. Therefore, learning should be designed to foster transferability. मीन्स लर्निंग हमारी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्लासरूम में जो भी सीखा है या किसी भी ट्रेनिंग में कुछ सीखा है उसको आप आगे कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो उसमें ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स लर्निंग शुड बी ट्रांसफरेबल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव लर्नड प्लांट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन द मेज क्रॉप। मेज क्रॉप के लिए आपने कोई सीख लिया तो आप उसको दूसरी क्रॉप में भी कर सकते हैं। सेम फैमिली की अगर क्रॉप है, अगर सेम फैमिली में आपने क्या किया है, किसी क्रॉप में आपने वाटर मैनेजमेंट सीख लिया है, तो अगर सेम फैमिली की क्रॉप्स हैं तो उसमें भी आप वाटर मैनेजमेंट सेम टेक्निक्स के साथ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिंपली आप ट्रांसफर का मीनिंग समझ में आता है सबको कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना। आपके पास कोई भी चीजें हैं, कोई भी लर्न किया आपने चीजें, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कराना उनका। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन द लर्नर्स आर प्रोवाइडेड विद द नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। देखो, फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके जो सोर्स होता है उसका एज ए मोटिवेशन का भी काम करता है कि आपने जो भी पढ़ा उससे आपने कितना लर्न किया।
तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक बहुत जरूरी। फीडबैक के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बेटर आर इनोवेशन, जो भी हमारे इनोवेशन हैं, प्रैक्टिसेस है, उसके बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मीन्स हम उनको फार्मर्स के फीडबैक के बेसिस पर अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंगनेस। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फाइंगनेस, एक सेटिस्फाइंग आफ्टर रीइंफोर्स लर्निंग। जब हमें किसी भी काम को करने से, कोई भी एक्टिविटीज को करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उससे क्या करता है, रीइंफोर्स करता है लर्निंग के लिए। हमें दोबारा से वही एक्टिविटी करने के लिए, लर्न करने के लिए हमें क्या करता है, मोटिवेशन मिलता है, रीइंफोर्स करता है। तो इसलिए कोई भी आपकी प्रोसेस होगी या कोई एक्टिविटीज है वो कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फाइंगनेस होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शनेबल होनी चाहिए। अगर आपसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो उसमें फिर नेक्स्ट टाइम से आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी कोई भी लर्निंग प्रोसेस कैसी है, सेटिस्फाइंग है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए मोटिवेट होते हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिंसिपल्स यहाँ पर कुछ को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए यंग ब्रेन्स को हमारे, कि आपने 11 बताया था बट यहाँ पर तो 12 आपने डिस्कस किया है। तो ये डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग, और किसी ने 13 भी दिया है, 14 भी टाइप्स बताए हैं। बट आपको पता है अगर नंबर में पूछा जाए तो ऑलवेज यू हैव टू चूज 11। अगर नंबर में पूछा जाए तो आपको 11 ही चूज करना है, 11 के अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी रिटर्न थ्योरी में अगर आपको आता है तो आप जितने भी आपको याद आते हैं आप उनको लिख सकते हैं। Now the next one, factor influencing learning. These are the few factors which affects our learning process. First is psychological factor, attitude, motivation, individual differences, sense, modality, etc. Means हमारे कुछ psychological factors, जैसे आपका attitude, अगर आपका favorable attitude होता है तो definitely वो आपकी कोई भी learning process होगी उसको accelerate कर देगा। अगर undesirable या unfavorable attitude है तो वो retard कर देता है। तो इसलिए try to make yourself positive, आपको हमेशा positive ही देखना है। Next is the motivation. मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी चीज को आप मोटिवेट होते हैं तो आप उसको एंथुसियास्टिकली और एनर्जेटिक होकर उस चीज को करते हैं ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का इंटेलिजेंस, एज, कैरेक्टर्स, ये सब हमारे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। एक टीचर सभी को पढ़ाता है बट सबको इक्वल समझ में नहीं आता ना, सेम बुक से पढ़ते हैं इक्वल समझ में नहीं आता। वो क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है हमारा, जो क्या होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। परसेप्शन आपका अलग है, ठीक है। सेंस ऑफ मॉडलिटी, आपका परसेप्शन कैसा है, हाउ यू आर लुकिंग द वर्ड्स, कैसे आप देखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वन, फिजिकल फैक्टर, लोकेशन ऑफ स्कूल, क्लास अरेंजमेंट, टेक्स्ट बुक, फैसिलिटी फॉर एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। अब ये हमारे कुछ फैक्टर्स जो दिए हैं इसमें, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल फैक्टर। अगर मैं सभी को सम अप करूं तो इसमें क्या होगा, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो लर्निंग आपकी पॉजिटिव होगी, अगर सारे नेगेटिव होंगे तो लर्निंग नेगेटिव हो जाएगी, वर्ड्स होगी, अच्छी नहीं होगी। तो लोकेशन ऑफ स्कूल मीन्स अगर आपकी लोकेशन स्कूल की कैसी है, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है तो अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लास अरेंजमेंट, क्लास का अरेंजमेंट कैसा है, सिटिंग फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पर बेंचेज हैं, डेस्क है या नहीं है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी है। फैसिलिटी फॉर एंटरटेनमेंट, आपको एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज क्या क्या है वहाँ पर, क्योंकि आपको रिलैक्स भी चाहिए होगा। लर्निंग में आपका क्या होता है, मेंटल प्रेशर आता है सब, तो रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। And the last one is the social factor, discipline, student-teacher relationship, student-mutual relationship. Student-mutual relationship means how the student having the relationship with each other. कैसी उनकी relationship है, teacher के साथ relationship कैसी है. And the most important thing is discipline. I want to tell you something about the discipline. If you want to get grand success in your life, you should live a disciplined life. आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। और उसके लिए मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा आपको कि तलाश जब खुद के वजूद की हो तो अक्सर लोगों को खोना पड़ता है। तलाश जब खुद के वजूद की हो तो अक्सर लोगों को खोना पड़ता है। मीन्स जब आप अपनी तलाश में निकलते हो डेफिनेटली आपको बहुतों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी खुद की खोज में निकलिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। सो आई होप यू हैव लर्नड लॉट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब।